नमस्कार, जय हिंद साथियों। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश में लगातार वैकेंसी आ रही है जिसमें मध्य प्रदेश जीके के कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे प्रश्न लगातार बनते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसी श्रृंखला में आज हम क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश की जनजातियां। इसमें क्या करेंगे अपन, जनजातियों को एकदम शॉर्टकट यानी कि ना ज्यादा फालतू की चीजें, एकदम जो विशेष पॉइंट जो जनजातियों से पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, वो उन जनजातियों से संबंधित वो अपन फैक्ट को कवर करेंगे। फैक्ट को ऐसे कवर करेंगे अपन, उसको कॉन्सेप्ट से रिलेट करेंगे ताकि ये अपने लिए लंबे समय तक अपन याद कर सके और उसको याद करने में बड़ी आसानी हो। शॉर्टकट तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं अपन, ज्यादा लंबे नहीं खींचेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन आज करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियां। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है और मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र में कहां कहां पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। आगे बात समझ। तो अपन क्या करेंगे, इसको पहले तो अपन मैप से देखने की कोशिश करेंगे, लोकेशन से, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षा में क्या होता है, लोकेशन से क्वेश्चन बनता है कि इस क्षेत्र में अमुक क्षेत्र में अमुक प्रकार की जनजाति पाई जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती है। ऐसे करके प्रश्न बन जाते हैं। दूसरा, जनजातियों से कहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला तो बनते हैं कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है और कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है, मध्य प्रदेश की यह जनजाति है, इसकी कौन कौन सी उपजातियां होती है, ये प्रश्न बन गया दूसरा। तीसरा ये प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की इस जनजाति में कौन से देवता की पूजा होती है। मध्य प्रदेश की इस जनजाति में कौन सा नृत्य होता है, यानी कि अपन पहले देखेंगे इसकी उपजातियों से प्रश्न बनता है। फिर नृत्य, कौन सा नृत्य, फिर इनका त्योहार के बाद में फिर इनके देवता, फिर जिसके बाद में इनके आर्थिक स्थिति, यानी कि इनके व्यापार से संबंधित क्या काम करते हैं, और यानी कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन सारी स्थितियों के बारे में अपन देखेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं। इनकी कौन कौन सी प्रथाएं होती है, ये कौन से देवता पर कौन से मुर्गी का मांस चढ़ाते हैं, ऐसा भी प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो काली मुर्गी का मांस चढ़ाती है, कौन सी जनजाति है, तो कौन सी जनजाति होगी, अगर ये जनजाति होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न यहां से बनते हैं। तो अपन क्या करेंगे, आज इनकी लोकेशन देखेंगे कि ये जनजाति कहां पर पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, और इस जनजाति का ये क्षेत्र है तो किस कारण से ये क्षेत्र है। कहीं ना कहीं ऐसा तो थोड़ी होगा यहाँ पर अगर कोई जनजाति दे दिए तो यहीं पर पाई जाती है, इसका क्षेत्र यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यानी कि पहले मध्य प्रदेश जनजाति ही राज्य था, लेकिन कुछ आक्रांताओं के कारण यहाँ से जनजातियों ने पलायन किया। ये वनों में क्यों रहते हैं, इसलिए पहले तो अपन क्या करते हैं, अब देखते हैं कि जनजातियों को, जनजाति किसे कहती है, जनजाति उनको कहते हैं जिनका एक विशेष रीति रिवाज होते हैं, विशेष उनका पहनावा होता है, विशेष उनका क्षेत्र होता है। ये जनजाति समाज की विशेष धारा से थोड़े कटे हुए लोग होते हैं, मतलब ये जो समाज में जो योजनाएं चल रही इनसे भी कहीं ना कहीं ये वंचित रहते हैं। इसलिए सरकार ने इनके लिए क्या अलग अलग योजनाएं चलाई होती हैं ताकि इनको जिससे समाज की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए, इनको शिक्षा दी जाए। कहीं पर तो ऐसी भी जनजाति रहती है, जैसे पातालकोट छिंदवाड़ा में आज भी, मतलब इतनी क्या बोलते हैं, एक तरीके से सबसे पिछड़ी हुई जनजाति बोल सकते हैं, एक तरीके से आदमखोर जनजातियां हैं, जहां पर उनको आज ठीक से ना तो खा पी पाते ना रह पाते। सबसे पिछड़ी जनजाति जो कि एक तरीके से उनको ये भी पता नहीं है कि समाज ये संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यानी कि इंटरनेट की दुनिया से भी कहीं ना कहीं वो पीछे है आज भी। तो ये देखेंगे उधर अपन अंडमान निकोबार में 2-3 जनजातियां पाई जाती है। एक अंग्रेजी घुस गया था तो उसको फोड़ दिया वही धनुष तीर बाण से। तो ऐसी जनजातियों के बारे में भी देखेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, पहले तो ये मैप देखेंगे। देखो ये मध्य प्रदेश का मैप है, हमने इसको बनाने की कोशिश की है, शायद अच्छा बना होगा। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले अपन क्या देखेंगे, दिशा के अनुसार उत्तरी क्षेत्र यानी कि भिंड मुरैना श्योपुर वाला क्षेत्र, यानी कि भिंड मुरैना श्योपुर, जहां पर मध्य प्रदेश का माता ऊपर उत्तरी वाला क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, सेरिया जनजाति पाई जाती है, खेरवाड़ जनजाति पाई जाती है, सोरा जनजाति पाई जाती है। आज तो हम क्या करेंगे, इसकी लोकेशन ही देखेंगे। सेरिया जनजाति यानी कि इसकी उपजातियां क्या हो सकती है, खेरवाड़ जनजाति इसकी उपजातियां क्या हो सकती है, इसकी क्या विशेषता होती है और ये कहां से इसमें प्रश्न बनते हैं, अपन इसको देखेंगे। आज इतने याद रखोगे, उत्तरी क्षेत्र में 3 से 4 जनजातियां पाई जाती है, यहाँ हमने 3 लिखी, लेकिन और भी जनजातियां है।
तो सेरिया जनजाति, खेरवार जनजाति और सोरा जनजाति। कौन कौन सी? सेरिया जनजाति, खेरवार जनजाति और सोरा जनजाति। कौन से क्षेत्र में? उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से जिले? खासकर श्योपुर और मुरैना वाले क्षेत्र में, यानी श्योपुर, मुरैना, भिंड वाले क्षेत्र में। अब यहाँ पर आएंगे अपन नीचे, यानी कि मध्य यानी बीच वाला क्षेत्र। बीच वाले क्षेत्र में कौन कौन सी? गोंड और पारधी जनजाति। जैसे कि राजगढ़ वाला जो एरिया है, यहाँ पर पारधी जनजाति पाई जाती है और यहाँ पर ये सेरिया जनजाति भी पाई जाती है, यहाँ पर ये भील जनजाति पाई जाती है। इसका मतलब सर ये जनजाति यहाँ पाई जाती है और यहाँ भी पाई जाती है? नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ पर इनकी विशेष जनसंख्या होती है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में अगर पाई जाती है तो उत्तरी क्षेत्र में ये जनजातियां पाई जाती है। यहाँ पर कुछ गांवों में पाई जाती है, यानी कि मेरा गांव है, वहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? सेरिया जनजाति पाई जाती है। तो और मेरे गांव के साइड में इधर कौन सा एक गांव और है, वहां पर भील जनजाति अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जनजाति, जैसे कि अब अपन देखेंगे यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से जिले? सबसे प्रमुख क्षेत्र होता है झाबुआ और धार, जहां पर जनजाति कौन सी? भील जनजाति पाई जाती और एक बंजारा जनजाति पाई जाती। अब भील जनजाति की क्या विशेषता है, क्या उप जनजातियां हैं और क्या इनके त्योहार है, कौन सा ये नृत्य करते हैं, कौन से देवी देवता की पूजा करते हैं, ये हम कहाँ देखेंगे? आगे के जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे। तो इसमें कौन कौन सी? पश्चिमी क्षेत्र में अगर जनजाति पाई जाती है तो कौन सी? भील जनजाति पाई जाएगी और बंजारा जनजाति पाएगी। कौन सी? भील जनजाति और बंजारा जनजाति, खास करके झाबुआ और अलीराजपुर और धार वाले क्षेत्र में। ये हो गए। अब दूसरी चीज हो गई, अब उत्तर, मध्य और दक्षिणी क्षेत्र मतलब कि होशंगाबाद, नर्मदापुरम, ये होशंगाबाद के नाम नर्मदापुरम है, जिसके बाद में छिंदवाड़ा, ये सारे जितने भी जिले आ रहे हैं, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती? कोरकू और भारिया जनजाति। यानी कि भारिया जनजाति सबसे आदमपुर और पिछड़ी जनजाति जो कि पातालकोट, छिंदवाड़ा में निवास करती है, उनको ये भी पता नहीं रहता है कि यहाँ पर सूर्य कब उदय और सूर्य कब अस्त हो। मतलब सबसे गहरी जगह में अगर कोई सी जनजाति पाई जाती है और सबसे पिछड़ी अगर जनजाति पाई जाती है तो कौन सी जनजाति है? ये भारिया जनजाति। तो इसकी भी कुछ विशेषता, कुछ अद्भुत प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी इस जनजाति में, जो आप आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं कोई सी किताब में दी होगी। उन फैक्टों पर हम चर्चा करेंगे और वो फैक्ट पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा में ही पूछे जाते हैं अधिकतर। तो भारिया जनजाति, वर्तमान में भारिया जनजाति कहां पर? पातालकोट, छिंदवाड़ा, यानी कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये निवास करती है। तो ये लोकेशन अपने को याद रखें। अब मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र में यहाँ से सीधी सिंगरौली यानी रीवा सीधी सिंगरौली से लेकर बालाघाट तक, बालाघाट में एक जनजाति पाई जाती है, हलवा जनजाति। अपन ने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, हलवा जनजाति। तो हलवा एक खाने का हलवा नहीं है, एक जनजाति का नाम है, उसे हलवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हलवा। तो उनकी क्या विशेषता है और किस लिए उनका नाम हलवा पड़ा है, ये भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति? एक कोल जनजाति को पढ़ेंगे अपन, एक पनिका जनजाति को पढ़ेंगे, एक अपन मुड़िया जनजाति को पढ़ेंगे, एक अपन उराव जनजाति को पढ़ेंगे और बेगा जनजाति को। एक बार आप अच्छे से देखो ये नक्शा कैसा है और क्या हमने अच्छा बनाया कि, और ये जनजातियों की लोकेशन आप याद रखो। जैसे कि उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन सी, एक बार और रिपीट करो, सेरिया जनजाति, खेरवार जनजाति, शोरा जनजाति। पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी, एक बार और रिपीट करते हैं, भील जनजाति, बंजारा जनजाति। फिर दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी जनजाति? कोरकू, भारिया जो भाड़ होने का काम करते हैं कहीं ना कहीं। जिसके बाद में मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में कौन सी? गोंड और पारधी जनजाति। ये पारधी सबसे खतरनाक जनजाति, ये बंदरों को डांस कराती है, लेकिन कभी कभी अगर इनके चंगुल में कोई सा व्यक्ति फंस जाता है तो उसको भी डांस करा देती है। यानी कि सबसे खूंखार और खतरनाक जनजाति होती है पारधी जनजाति, जो मेरे क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरा है पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति? एक बार और देखते हैं, कोल जनजाति, पनिका जनजाति, मुड़िया जनजाति, उराव जनजाति, बेगा जनजाति। इस प्रकार से अपन क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश की अपने को लोकेशन याद रखनी है, क्योंकि जब अपन कोई सी जनजाति पढ़ेंगे तो हम ये मैप नहीं बनाएंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे कि क्षेत्र में ये जनजाति। तो इससे पहले क्या होगा, अपने को ये मैप अच्छे से याद करना हो। क्या करना होगा? जब हम मैप याद करेंगे तो इसमें क्या होता है, एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में निम्न में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? दो जनजाति, ये नाम दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। अब अपने को क्या कंफ्यूजन हो जाएगी, अगर अपने को मैप याद नहीं है तो क्या होगा? कंफ्यूज होंगे और अपन कहीं ना कहीं प्रश्न गलत कर आएंगे, जिससे हम परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो श्री सत्यनारायण भगवान की जय बोल के हमको क्या करना है? मैप याद करना है, यानी कि मध्य प्रदेश का नक्शा याद करना है। और दोस्तों ये नक्शा कोई पैमाने पर आधारित नहीं है, हमने लोकेशन दिखाने के लिए ही इस नक्शे का हमने प्रयोग किया है। और कहीं ना कहीं इसका कंटेंट हम परीक्षा धाम हुई
जिसके बाद में मध्य प्रदेश की महावीर की कुछ पुस्तकें हुई, यानी कम से कम 6-7 पुस्तकों का एक समावेश है जिससे हम ये ले रहे हैं कंटेंट। तो इसमें बढ़िया जांच पड़ताल के साथ, ऐसा नहीं कि एक ही बुक से धर्मस का है, कहीं ना कहीं हमें भी पहला पढ़ना पड़ता है जिसके बाद में ही आपको बताना पड़ता है। तो भील जनजाति, ये सारी जनजातियों को अपने को लोकेशन याद करना। पूर्वी जनजाति से इधर से कोई सा क्वेश्चन बन गया, चलो मध्य प्रदेश की भील जनजाति में एक त्योहार आता है, कौन सा त्योहार, एक त्योहार ले लेते हैं वो जो लंबा समय तक चलता है। कौन सा त्योहार चलता है? अच्छा सा त्योहार चलता है, यानी कि एक हाट लगती है, भगोरिया का मेला, भगोरिया उत्सव। तो भगोरिया उत्सव भील जनजाति के में इसकी क्या विशेषता है, क्या जो इसको मनाया जाता है, कौन सी पद्धति, कौन से अवसर पर, यानी होली के अवसर पर कितने दिन तक चलते हैं, ये कितनी स्टेज में, 3 स्टेज में चलता है। तो इन सभी चीजों को अपन क्या देखेंगे जब ये जनजाति अपन पढ़ाएंगे। तो आज तो हम सिर्फ इसका नक्शे के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, अब यहाँ पर अपन एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है जहां से भी प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है कि अगर ये जनजाति, पहले तो अपन SC ST को ही अपन क्या करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। SC क्या होती है, ST क्या होती है। ST मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा चला लेते हैं। ये हो गए ST। ST मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि जनजाति, और SC मतलब होती है जाति। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। अब ये हो गई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। अब अपन इसमें अंतर कैसे करेंगे? अगर कोई व्यक्ति जंगली क्षेत्र में रहता है, यानी कि भील लोग, जो भील होते हैं ये किस में आते हैं, ST में आते हैं। और यही वर्मा हो गए, हाटिया हो गए, या और भी जो भी समाज चलती है, तो एक अपन उदाहरण लेते हैं वर्मा या चमार शब्द। ये अगर आ रहा है तो ये कौन सी श्रेणी में आएंगे, यानी कि ये आएंगे SC में। किसमें? SC कैटेगरी में आएंगे। अनुसूचित जाति अगर शब्द अपन ने संबोधित किया है तो अनुसूचित जाति क्या होती है, चमार हो गए, मेहर हो गए, ये इसमें आते हैं। भील, जो जितने भी हमने ये नाम लिखे, ये कौन से हैं, ST वाले, यानी कि अनुसूचित जनजाति अगर है तो ये ST में आएगी। और अनुसूचित जाति है, यानी कि ये लोग क्या होते हैं, ये जो समाज की विशेष धारा रहती है उससे जुड़े हुए लोग रहते हैं। और ये कौन से होते हैं, इनका एक विशेष क्षेत्र होते हैं, ये जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनका मतलब जीवन यापन ही जंगल के माध्यम से होता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हमने शॉर्टकट में लिखा है कि अगर भारतीय संविधान में इनको परिभाषित किसमें किया गया है, SC को, यानी कि SC मतलब क्या होगा, अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति को आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 366 में इसका वर्णन मिलता है। यानी कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 366, जिसमें SC यानी कि अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है। और ST अनुसूचित जनजाति, यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी लोग होते हैं, इनको अपन आदिवासी बोलते हैं। तो आदिवासियों के बारे में कहां पर, ST, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366, 25 यानी 25 में, यानी कि अनुच्छेद 325 में इनके बारे में, यानी इस जनजाति की परिभाषा, यानी कि ये जनजाति की क्या विशेषता होती है, इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। लेकिन इसकी परिभाषा किसमें दी गई, अनुच्छेद 366 में। वही मध्य प्रदेश में इसकी जनसंख्या कितनी है, जैसे कि SC यानी कि अनुसूचित जाति कितना परसेंट है, 15% निवास करती है, यानी लगभग 16%। अगर उदाहरण में आए तो लगभग 16%। इधर ST यानी कि अनुसूचित जनजाति, याद रखना, अनुसूचित जनजाति कितनी परसेंट, 21.1%, यानी कि लगभग 21%। भारतीय संविधान में इसका वर्णन, यानी कि इसका विशेष जो आर्टिकल में इसको रखा गया अनुच्छेद 324 में। और इधर ST को कहां रखा गया, अनुच्छेद 341 में। और ST को कहां पर रखा गया, अनुच्छेद 342 में, यानी कि 342 में रखा गया है। सर्वाधिक जनसंख्या, अब SC की, यानी कि कौन सी, SC की सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, इंदौर में। और सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, झाबुआ में। अब ऑब्वियस सी बात है समझने वाली कि जहां पर इसकी जनसंख्या थोड़ी कैसे डिफरेंस आएगी, जहां पर अगर ज्यादा जनसंख्या इसमें SC की है तो सबसे कम जनसंख्या कहां पर होगी, झाबुआ में होगी। यानी कि झाबुआ में ST की जनसंख्या ज्यादा होगी, धार और झाबुआ में, ये क्रम से आते हैं। दूसरा,
अब अगर सबसे ज्यादा अपन देखेंगे कि एसटी कहां पर मिलेगा, यानी कि अनुसूचित जनजाति कहां पर मिलेगी, तो सबसे ज्यादा मात्रा में अनुसूचित जनजाति मिलेगी धार में। कहां पर मिलेगी? धार में। और सबसे कम कहां मिलेगी? सबसे कम मिलेगी भिंड में। यह एरिया यहां पर है भिंड, भिंड मुरैना श्योपुर वाले, यानी मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र में। अब इस प्रकार हो गए कुल मान्यता प्राप्त, यानी कि मध्य प्रदेश में लगभग लगभग कितनी जनजातियां जिनको जनजातियां या जनजाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त किया। एससी में कितनी जनजातियां? लगभग 48 है। और एसटी में कितनी है? लगभग 43 जनजाति, यानी कि 43 जनजाति। इस प्रकार अपन ने क्या देखा? आज अपन ने देखा है कि मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती है, उनका कौन सा क्षेत्र होता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में कौन सी जनजाति के बारे में लगभग कितनी जनसंख्या है, और लगभग कितना परसेंट ये निवास करती, सबसे ज्यादा सबसे कम, ये चीजें अपन ने देखी। अब अपन क्या करेंगे? एक एक जनजाति को उठाएंगे और उसके बारे में जितना भी विशेष महत्वपूर्ण तथ्य है उनको अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये श्रृंखला यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।